Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education Systems online classes. Today the day is Wednesday and date is 23rd December 2020. Our subject is English and I am your subject teacher Rabia Javed. Our lectures number is lecture number 6. Our book name is Afaq Sun Series English. Page numbers are 110 to 118. एंड टॉपिक ऑफ टुडे इज़ द फोर्जर ऑफ फ्लेम, जो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट अवर वर्क नाउ. ओपन योर बुक्स. ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 112. कल हमने हाफ चैप्टर की रीडिंग कर ली थी, बस थोड़ा सा रह गया था. अब हम वहाँ से ऑनवर्ड्स चलेंगे. कल हमने पढ़ा था फॉर हिज किंगडम तक. अब हम पढ़ेंगे देयरफॉर से. Therefore the forger just collected his pay and retired to the south side of the kingdom. अभी तक क्या हुआ है स्टोरी में कि जो फोर्जर ऑफ फ्लेम था उसने किंग की हेल्प की, लेकिन किंग जो था वो बिल्कुल भी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं था, उसका शुक्रगुजार नहीं था, बल्कि वो बहुत नाशुक्र इंसान था और उसने कोई एहसान नहीं माना. इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिया कि कितना ज़्यादा फोर्जर ऑफ फ्लेम ने उसकी हेल्प की है. फिर ये अब क्या हुआ कि जब वो किंग जो है अपनी फॉर्मर हेल्थ अटेन कर ली उसने, यानी वो हेल्दी हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसने उसका कोई एहसान नहीं माना, बल्कि उसको क्या कहा कि तुम असलाहाना में वापस चले जाओ और वहाँ जाके स्वॉर्ड्स और शील्ड्स वगैरह बनाओ जैसे तुम पहले काम कर रहे थे. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Therefore the forger just collected his pay and retired to the south side of the kingdom. इसी वजह से जब वो बहुत नाशुक्रा हुआ और उसने कोई एहसान नहीं माना, तो फोर्जर जो था उसने क्या किया, उसने जस्ट अपनी तनख्वाह ली, जो उसकी तनख्वाह बनती थी इतने महीनों की, वो तनख्वाह ली और वो इस्तीफ़ा दे के या रिटायर हो के वहाँ से चला गया, लहदा होके वहाँ से किस तरफ चला गया, सल्तनत के किंगडम के साउथ साइड पे, साउथ यानी जनूब की तरफ चला गया. He bought a farm and began to begin himself a house. उसने वहाँ एक फार्म खरीदा, एक जगह खरीदी और फिर वहाँ पे उसने एक घर बनाना शुरू किया अपने लिए. He did not have much money because he was never paid very much. उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पैसा उस काम का मिलता भी नहीं था. But he believed strongly in Allah's provision and planned to live off prayer. उसने खुदा की ज़ात पर एतबार कायम रखा, अल्लाह के देने पर एतबार किया कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ देता है. उसने इस चीज़ पर पूरा एतबार रखा और सिर्फ अपनी दुआओं से काम चलाने का सोचा. अपनी दुआ में उसने अल्लाह ताला पर यकीन रखा और वो दुआ करता रहा. As he began to chop down his first tree, जैसे ही उस फार्म पे जहाँ पे बहुत सारे दरख्त थे जो उसने ख़रीदा था, वहाँ उसने जैसे ही, चॉप डाउन का मतलब होता है काटना, जैसे ही उसने पहला ट्री अपने घर बनाने के लिए एक दरख्त काटा, विच ही वुड सी फॉर लंबर, जो उसे लंबर कहते हैं अमारती लकड़ी को, जिससे एक लकड़ी की किस्म होती है जिससे हमारी जो है इमारतें बनती हैं, घर बनते हैं लकड़ी के. तो उसने क्या किया, उसने देखा कि एक दरख्त काटा जो उसको लग रहा था कि इमारती लकड़ी है, वो जब उसने काट लिया, he could see coming over the hill what appeared to be a crowd towards his home site. जो ही उसने वो दरख्त काटा तो वो क्या देखता है कि एक पहाड़ी के ऊपर से लोगों का हजूम उसके घर की तरफ आ रहा है. क्राउड, हजूम, ढेर सारे लोग उधर पहाड़ी से उसके घर की तरफ आ रहे हैं. Actually, it was thousands of people made up of knights of the realm, their wives, their child, people from the village, the bishop and his congregation, all coming to help the forger of the flame to build his home and start a new life. दरअसल असल में जो ये लोग थे वो कौन थे, हज़ारों के हिसाब से वो जंगजू या सिपाही लोग थे और सल्तनत के सिपाही थे बहुत सारे, हज़ारों के हिसाब से. उनके बच्चे और उनकी बीवियां थी और ये वही नाइट्स थे जिसका वो गॉड फादर भी था और उसके अलावा जिन नाइट्स से उसकी दोस्ती थी, ये सब नाइट्स उसकी तरफ आ रहे थे, सिपाही आ रहे थे. रैल्म कहते हैं सल्तनत को, नाइट्स कहते हैं सिपाहियों को, जो गांव की तरफ आ रहे थे या सल्तनत से इसकी घर की तरफ आ रहे थे. द बिशप एंड हिज कॉन्ग्रीगेशन, बिशप आपको मैंने कल बता दिया था, कल वाले लेक्चर में पादरी या फादर को कहते हैं.
जो बाइशॉप था, और कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं उसकी जमात के लोग। जिस तरह हमारे कारी साहब होते हैं, उनके आगे बहुत सारे कारी साहब होते हैं, इसी तरह जो पादरी होते हैं किसी भी चर्च के अंदर, उनकी भी कॉन्ग्रीगेशन होती है, जमात को कहते हैं, उनके लोग होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं। तो क्या था, उसके अलावा वो पादरी और उसकी जमात थी, ऑल कमिंग टू हेल्प द फोर्जर ऑफ द फ्लेम टू बिल्ड हिज होम। वो सब क्यों आ रहे थे? फोर्जर ऑफ फ्लेम की मदद करने आ रहे थे, ताकि वो अपना घर बना सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। द पीपल हेल्प्ड हिम build his house and gave of their possessions until his home was furnished। वो लोगों ने क्या किया? वो लोग उसकी मदद को आए कि वो अपना घर बना सके, और उन्होंने हज़ारों के हिसाब से उनको अपनी मलकियत की चीज़ें, पोजेशन होता है अपने कब्ज़े में जो चीज़ें हों, या मेरे पास जो भी चीज़ हो उसको पोजेशन कहिए, मलकियत या कब्ज़ा करना होता है पोजेशन का मतलब। तो उन्होंने क्या किया? उनके पास जितनी भी मलकियत की चीज़ें थी वो उन्होंने उसके घर के लिए लाई, ताकि उसका घर फर्निश हो जाए, यानी उसके घर में फर्नीचर वगैरह तो कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी चीज़ें अपने घरों से उठा के उसके लिए लाए ताकि उसका घर फर्निश कर सके, फर्नीचर रख सके उसके घर में। ड्यूरिंग एनी नाइट ऑफ द वीक the dozens of people would be at Forger's home talking, playing games, eating and just being happy। अब क्या था, हफ्ते के किसी भी रात को उसके घर, फोर्जर ऑफ फ्लेम के घर, दर्जनों के हिसाब से लोग होते थे जो कि क्या करते थे? बातें करते थे, खेल खेलते थे, खाते पीते थे, और वहाँ पे फोर्जर के पास आके जस्ट वो हैप्पी रहते थे। The king began to lose the loyalty of his subjects। सब्जेक्ट्स कहते हैं अवाम या लोगों को कहते हैं, और लॉयल्टी कहते हैं वफादारी को। तो जो बादशाह था वो आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या की? अपने लोगों की या अपने रियासत के अवाम के लोगों की वफादारी खो दी। बट कंटिन्यू टू रूल दैम विद लिटिल इन्फ्लुएंस अंटिल हिज डेथ। लेकिन उसने फिर भी अपने मरने तक, अपनी डेथ तक, अपनी फौत होने तक उसने उस सल्तनत पे रूल किया या बादशाहत की, लेकिन उसका बहुत ज़ोर कम हो गया था, यानी वो इतना ज़ोर आवर नहीं रहा था, उसके लोग इतनी बातें उसकी नहीं मानते थे। On the other hand, the forger continued to instruct his extended family of thousands until he died many decades later। और दूसरी तरफ जो फोर्जर था वो अपनी, जो उसकी ये ख़ानदान थे, जो खुद ब खुद उसका ख़ानदान बन गया था, बहुत बड़ा सा ख़ानदान था, उनको उसने हमेशा नसीहतें की, अच्छी नसीहतें की, और अपने मरने के बाद भी, मरने तक, जब बहुत सालों बाद वो मर गया, तब तक वो उनको अच्छी नसीहतें करता रहा। His teaching continued to instruct the good folks of the kingdom long after his death, as they were handed down from one generation to another। और उनकी नसीहतें जो थी वो अच्छे लोगों तक, उसकी सल्तनत के अच्छे लोगों तक, उसकी मौत के बाद भी नस्ल दर नस्ल पहुंचती रही। उसकी जो तालीमात थी या अच्छी बातें थी वो अच्छे लोगों ने अपने बच्चों, अपने जो आने वाली नस्लें थी उन तक वो बातें पहुंचाई या उस तक पहुंचाते रहे। It could be said that the day the forger of flame stood against evil for the sake of righteousness, the power of the kingdom shifted that day from the castle to a little farm just south of it। ये कहा जाता है कि जिस दिन फोर्जर ऑफ फ्लेम जो था वो बुरे लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया, यानी वो रिटायर हो गया था, वहाँ से पे लेके अपनी साउथ वाली तरफ चला गया था, बुरे के खिलाफ खड़ा हो गया था कि मैं अब इनके अंडर काम नहीं करूँगा, और वो सच्चाई के लिए खड़ा हो गया था। तो उस दिन क्या हुआ था कि जो ताकत उस वक़्त कासल की या उस बादशाह की थी वो ख़त्म हो गई, और वो किसके पास शिफ्ट हो गई? इस फार्म में, इस छोटे से फार्म में जो साउथ साइड पे था, यानी फोर्जर ऑफ फ्लेम का घर, वहाँ पे उसकी सारी ताकत शिफ्ट हो गई या उस तक पहुँच गई। किस तक पहुँच गई थी? जिस दिन वो गलत के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था फोर्जर ऑफ फ्लेम, उस दिन ही ये सारी ताकत शिफ्ट हो गई थी। कहाँ पर? साउथ साइड पे, कासल किले से साउथ साइड पर शिफ्ट हो गई थी। ओके क्लास, यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर एंड होता है। अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ओपन योर नोटबुक्स। सबसे पहले आज हम ये एक्सरसाइज कवर करेंगे, और सबसे पहले आप नोटबुक्स ओपन कर लें, आप पेज प्रिपेयर करें, हम वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं।
दीज आर योर वर्ड्स मीनिंग। ये आपने एक दफ़ा जो छुट्टियों का काम था उसमें किया हुआ है, लेकिन सबका काम मुझे रिसीव नहीं हुआ कंप्लीट, इसलिए अब और उसके अलावा भी आप लोगों ने ये चीज़ दोबारा करनी है ताकि ये आप लोगों को याद रहे। ये दोबारा आपकी नोटबुक्स मेरे पास आनी चाहिए, और जो काम मैं करवा रही हूँ इन ऑनलाइन क्लासेस में वो भी आपकी नोटबुक्स पर हो। ये आपको दोबारा करना है। ये कोई ना कहे कि एक दफ़ा हम नोटबुक्स पे कर चुके हैं, अब हम चैप्टर वाइज ये काम दोबारा करेंगे। ओके, स्टार्ट विद द वर्ड्स मीनिंग। आपको पेज प्रिपरेशन का पता है, वर्ड्स मीनिंग के लिए मिड लाइन होती है, टॉपिक के लिए मिड सेक्शन होता है फर्स्ट लाइन का। टॉपिक में आपने लिखना है द फोर्जर ऑफ फ्लेम, जो कि हमारा टॉपिक है, इसको अंडरलाइन करना है। क्लास वर्क, डेट डे, वेडनेसडे एंड 23 दिसंबर, ये थर्ड लेक्चर है हमारा। मार्जिन लाइन्स ड्रॉ हों, नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। सो स्टार्ट विद द वर्क। फर्स्ट आपका जो अल्फ़ाबेट है वो है फोर्जर। फोर्जर कौन होता है? फोर्जर कहते हैं नकल करने वाले को, तो इसके आगे आप लिखेंगे नकल करने वाला। सेकंड है कासल। कासल कहते हैं किले को, कासल का आपने लिखता है किला। फ्लेम कहते हैं शोले को। आर्मर कहते हैं जंग में पहनने वाले लिबास को। एग्जॉशन कहते हैं थकन को। रिपेयर होता है मुरम्मत करना। स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को। वेलर कहते हैं बहादुरी को। ग्रीव्ड होता है दुखी होना। 10th है इरेटिक, दैट इज गलती। नेक्स्ट है नाइट। नाइट कहते हैं जंगजू या जंग लड़ने वाले को। मेंटल इंस्टेबिलिटी कहते हैं जहनी तौर पर पागल। ट्रीजन कहते हैं गद्दारी को। डंजन कहते हैं जमीन दोस्त कैदखाने को। अनग्रेटफुल कहते हैं नाशुक्रे को। एग्जीक्यूटेड होता है फांसी दी। पोजेशंस होता है कब्जा करना। ठीक है, ये आपके टोटल 17 वर्ड्स मीनिंग है, ये आपकी नोटबुक्स पे मेंशन हो। सो नाउ मूव टू एक्सरसाइज। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है व्हाट डिड द फोर्जर ऑफ फ्लेम डू। फोर्जर ऑफ फ्लेम ने क्या किया था? सो इसका आंसर है द फोर्जर ऑफ फ्लेम वर्क्स एज अ मास्टर ऑफ आयरन एंड स्टील हु फोर्ज्ड आर्मर एंड वेपन्स। यहाँ पे आपने बताना है कि फोर्जर ऑफ फ्लेम क्या करता था, तो हम बता रहे हैं फोर्जर ऑफ फ्लेम वर्क एज अ मास्टर ऑफ आयरन एंड स्टील हु फोर्ज्ड आर्मर एंड वेपन्स। जो फोर्जर ऑफ फ्लेम था वो आयरन और स्टील का माहिर था, और वो क्या करता था, जो हमारे आर्मर जंग में पहनने वाले लिबास और हथियार बनाता था। He provides the finest weapon in the world for the knights। वो क्या करता था, जो जंगजू या सिपाही लोग थे उनके लिए बेहतरीन किस्म का क्या बनाते था, हथियार बनाया करता था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है, ये आपने एज इट इज अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड ही टीच द नाइट्स। उसने जंगजू या नाइट्स लोगों को क्या बताया था या क्या सिखाया था? टीचिंग होता है सिखाना, टीच कहते हैं सिखाने को। सो द आंसर इज द फोर्जर ऑफ फ्लेम taught them about truth and valor and about the greater war we all fight within ourselves। उसने क्या सिखाया था सिपाहियों को? उसने द फोर्जर ऑफ फ्लेम ने उनको सिखाया, taught them about truth and valor। उन्होंने सच्चाई और बहादुरी का सबक उनको दिया, उसके बारे में बताया। और क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो अजीम जंगें हम अपने अंदर खुद से लड़ रहे हैं उनके बारे में भी उनको बताया या सिखाया। Question number 3 is how did the forger of flame get importance in the eyes of the knights। जो forger of flame था उसने सिपाहियों की आंखों में अपनी अहमियत कैसे बनाई थी? He cared for the knights and the people they protected। वो सिपाहियों का ख्याल रखता था, उनका ध्यान रखता था, और उन लोगों का भी जिसको सिपाही प्रोटेक्ट करते थे, उनकी हिफाजत करते थे। He helps everyone in the kingdom। वो हर किसी की मदद करता था सल्तनत के अंदर। Therefore he is important to the knights। इसीलिए वो सिपाहियों के लिए बहुत अहम था, ज़रूरी था। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर।
Now move to question number 4. Question number 4 है, Why was the Minister of War put in jail? Minister of War को जेल में क्यों रखा गया था या बंद किया गया था? This is the question. Write it down. Why was the Minister of War put in jail? Minister of War को जेल में क्यों डाला गया था? So the answer is, the Minister of War was put in jail because he was giving the king certain herbs that could cause mental instability. जो मिनिस्टर ऑफ वॉर था या जंगों का जो मिनिस्टर था वो क्या कर रहा था, उसको जेल इसलिए डाला गया क्योंकि वो बादशाह को कुछ जड़ी बूटियां दे रहा था जो कि क्या करती हैं, जहनी तौर पर पागल कर देती हैं। वो इस किस्म की जड़ी बूटियां दे रहा था जो उसको जहनी तौर पर पागल कर रही थी। Now move to question number 5. How did the king restore his former health? जो बादशाह था उसने अपनी पुरानी सेहत कैसे हासिल की? The kingdom's physician developed a remedy to heal the king and restore him to his former health. जो किंगडम का, सल्तनत का फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को, जो सल्तनत का डॉक्टर था उसने उसके जो इलाज था उसका इलाज बनाया जिससे किंग वापस अपनी सेहत, पुरानी सेहत हासिल कर सका और वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया और सही हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके क्लास, जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस बचते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आप यहीं पे वर्ड्स मीनिंग जो 17 कराए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपकी नोटबुक्स पे कवर होना चाहिए ये, और नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा काम नहीं होना चाहिए। ओके क्लास, और इसको आपने अच्छी तरह लर्न भी करना है, अच्छी तरह तैयार करना है ताकि जब आप आएँ तो आपको ये चीज़ें प्रिपेयर्ड हों। ओके क्लास, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।